हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 2 जनवरी और शुरू करते हैं प्लिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ एथिलीन ग्लाइकोल को लेकर है। क्यों न्यूज़ में है? दरअसल आपको पता होगा कि उज़्बेकिस्तान में केस हुआ था जिसमें 18 बच्चे जो हैं वो कफ सिरप पीने के बाद उनकी डेथ हो गई थी। और इसका इश्यू इसलिए बनाया गया कि जो कफ सिरप थी ये इंडियन मेड थी, ये इंडिया मेड थी। तो इस पे क्वेश्चन बहुत उठाए गए कि क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दूसरी घटना हुई थी। इससे पहले गाम्बिया में भी एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे कुछ बच्चों की कफ सिरप पीने से मौत हो गई थी। बट उसके बाद भारतीय सरकार ने क्लीन चिट दी जिस कंपनी ने वो कफ सिरप बनाई थी। बट अभी हमें इस एथिलीन ग्लाइकोल के बारे में जानना है जिसका कंटामिनेशन से इन बच्चों की मृत्यु होगी, क्योंकि ये जो बात है ये खुद उज़्बेकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्लेम किया है। अब एथिलीन ग्लाइकोल होता क्या है? ये एक टाइप का कलरलेस और ओडरलेस एल्कोहलिक कंपाउंड होता है, जिसका यूज़ आपको बॉल पॉइंट पेन जो होते हैं उसमें मिल जाएगा, सॉल्वेंट्स में मिल जाएगा, पेंट्स में मिल जाएगा, प्लास्टिक में मिल जाएगा और इसे रॉ मटेरियल के तरह भी यूज़ किया जा सकता है ताकि मैन्युफैक्चर कर सकें पॉलिएस्टर फाइबर्स को। पर कफ सिरप में इसका क्या यूज़ है? दरअसल कुछ कॉमन सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे ग्लिसरीन, ये मिलाया जाता है हमारे कफ सिरप में ताकि उसे जो पैरासिटामोल जो हम एडल्ट्स को देते हैं, वो तो एज़ अ टैबलेट वो यूज़ कर सकते हैं, बट बच्चों में ऐसी टैबलेट दी नहीं जा सकती, इसलिए उन्हें लिक्विड फॉर्म में पैरासिटामोल को भी दी जाती है या फिर उनके कफ सिरप में ये होते हैं। तो ये उसे प्रिजर्वेटिव प्रोवाइड करते हैं, थिकनेस प्रोवाइड करते हैं, स्वीटनेस प्रोवाइड करते हैं, ये जो ग्लिसरीन्स होते हैं। बट कंपनी कभी-कभी अपने कॉस्ट को कट करने के लिए उनमें कुछ कंटामिनेशन मिला लेती है या फिर उनकी मात्रा ज़्यादा बढ़ा देती है, जिससे कि ये टॉक्सिक हो जाती है पूरी कफ सिरप। और इस एथिलीन ग्लाइकोल के हेल्थ इफेक्ट्स क्या-क्या हैं? एक तो डिप्रेशन हो सकता है, नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, इंटॉक्सिकेशन होती है, यूफ़ोरिया हो सकता है, तो कई सारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें ये अफ़ेक्ट डालता है। तो इसलिए भारत सरकार को अपने जो रेगुलेशन है, उसमें और ज़्यादा तेज़ी लाने की आवश्यकता है और ज़्यादा उसे इफ़ेक्टिव बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो वर्ल्ड नोन है। काफ़ी बड़ी मात्रा में हम जो अपनी दवाइयाँ हैं, वो दूसरे देशों में पहुँचाते हैं, तो इसका एक्सपोर्ट भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अगर ऐसे इंसिडेंट आएँगे और भारतीय जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, अगर उनका सवालिया निशान लगेंगे, तो इससे भारत की इमेज को नुकसान पहुँचता है। तो हमें भी अपनी ओर से इस केस में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उन कंपनीज़ को रेगुलेट करना चाहिए जो ऐसे कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कंटामिनेशन करती हैं और जिससे भारत के फार्मास्यूटिकल पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब होता है। तो बेसिकली यूपीएससी कभी एथिलीन ग्लाइकोल के बारे में पूछ सकती है आपसे कि ये सब्सटेंस क्या है, उसका क्या यूज़ होता है? तो अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ मिमेटिक कम्युनिटी को लेकर है। ये मिमेटिक कम्युनिटी क्या होती है? तो ये ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जो कि दूसरे स्पीशीज़ को मिमिक करते हैं। मतलब होता क्या है कि आप बटरफ्लाई को देखोगे, तो उनमें कई प्रकार की बटरफ्लाइज़ होती हैं, ठीक है? एक बटरफ्लाई वो होती है जो मॉडल बटरफ्लाई होती है, जबकि प्रेडेटर ऐसे मॉडल बटरफ्लाइज़ को जब कंज़्यूम करते हैं, फीड करते हैं, तो वो खुद ही मर जाते हैं। तो जो प्रेडेटर्स होते हैं, वो ऐसे मॉडल बटरफ्लाइज़ को अवॉइड करते हैं। बट कुछ बटरफ्लाइज़ ऐसी होती हैं जो उन मॉडल बटरफ्लाइज़ को मिमिक करती हैं, ताकि वो अपने शिकारियों को चकमा दे सकें। क्या करती हैं, या तो उनके जैसे वो अपनी विंग्स कर लेंगी, विंग्स का कलर या फिर पैटर्न ऐसा कर लेंगी कि जिससे वो मॉडल बटरफ्लाई जैसी लगे, या फिर उनके जो फ्लाइट है, उनको वो कॉपी करेंगे ताकि प्रेडेटर्स को ये लगे कि ये नॉर्मल बटरफ्लाई नहीं है, ये एक मॉडल बटरफ्लाई है जिसको खाने से हम ही मर सकते हैं। तो ये जो बिहेवियर होता है, ये मिमिक्री होती है, जो कि अपने आप को बचाने के लिए कुछ बटरफ्लाइज़ इसको यूज़ करती हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए। तो ये उनका जो मिमिक्री है, ये उनका अडॉप्टिव फिनोमिना है। अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ये इनका एक अडॉप्टिव फिनोमिना है, ताकि वो अपने आप को प्रेडेटर से बचा सकें। इसमें वो मॉडल बटरफ्लाई की तरह अपने अपने विंग्स के कलर पैटर्न को चेंज कर लेती हैं और साथ-साथ जो मॉडल बटरफ्लाइज़ हैं, उनके फ्लाइट पैटर्न को भी वो कॉपी करती हैं। कुछ मल्टीपल मॉडल्स और जो मिमिक्री वाले जो बटरफ्लाइज़ हैं, वो एक ही हैबिटेट में पाए जा सकते हैं या फिर अलग-अलग भी पाए जा सकते हैं। जो बटरफ्लाइज़ जो मिमिक करती हैं, उसी पूरी कम्युनिटी को मिमेटिक कम्युनिटी बोला जाता है। जनरली ये जो मिमेटिक कम्युनिटी होती है, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में पाई जाती है। खास कर वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वेस्टर्न घाट में ऐसी मिमेटिक कम्युनिटी पाई जाती है बटरफ्लाइज़ में, जो कि अपने आप को बचाने के लिए मिमिक करती हैं मॉडल बटरफ्लाइज़ को। अगर आप देखेंगे तो ये जो बटरफ्लाई है, ये अपने आप को मिमिक करके ऐसा दिखने की कोशिश करती है, ताकि अपने आप को बचा सके। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर है। क्यों न्यूज़ में है? दरअसल जो हमारे होम मिनिस्टर थे, उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ही बोला है, आप वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए और इंश्योर कीजिए कि जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ के जितने विलेजेस हैं, उनको उन लोगों को ये वेलफेयर प्रोग्राम का फ़ायदा मिल सके। 2 हफ्ते पहले पीएम मोदी जी ने भी इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मॉनिटर किया था, रिव्यू किया था कि ये जो प्रोग्राम है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो हमें इस प्रोग्राम के बारे में जानना है कि आखिर ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है क्या? देखिए, जो जितने भी बॉर्डर एरियाज़ में जो गाँव होते हैं, कभी-कभी वहाँ पे इतनी सुविधाएँ नहीं हो पाती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाते हैं या फिर जो रूरल इकोनॉमी इतनी डेवलप नहीं होती है, तो वो कभी वहाँ से पलायन कर जाते हैं या से माइग्रेट कर जाते हैं। तो ऐसे में वो गाँव खाली हो जाता है। फिर जो चाइना जैसी कंट्री है, वो क्या करती है कि खाली गाँव को जल्दी वो कैप्चर करने की कोशिश करती है। उनका तो ये जो स्टेट पॉलिसी है कि अगर उनके किसी भी इलाके में अगर उनका बिस्कुट का एक रैपर भी मिला, चाइनीज़ में लिखा हुआ, तो वो जगह को क्लेम कर लेते हैं। तो अगर हमें हमारे बॉर्डर एरियाज़ को सिक्योर रखना है, तो हमें हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स है, उन्हें तो बिल्कुल मुस्तैद रखना है, पर साथ ही साथ हमें उन विलेजेस को भी अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डेवलप करना है ताकि वहाँ से पलायन ना हो सके। और इसका दूसरा एक फ़ायदा ये भी है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत हम वहाँ पे पर्यटन का टूरिज़्म डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो 2022-23 के बजट में ये प्रोग्राम अनाउंस हुआ था। तो इसमें जितने भी इंडियन बॉर्डर जो चाइना से लगती है, वहाँ पे जितने विलेजेस हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। हाउसिंग में, टूरिज़्म में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, लाइवलीहुड जनरेशन, तो ये सब प्रोवाइड करना ताकि वहाँ पर जो रूरल इकोनॉमी है वो डेवलप हो सके, टूरिज़्म डेवलप हो सके और साथ ही साथ हमारे देश की सिक्योरिटी भी टाइट हो सके। और एक चीज़ ये भी है कि इससे क्या होगा कि जो हमारे मेनलैंड के जो लोग हैं, वो अपने बॉर्डर एरियाज़ में, बॉर्डर विलेजेस में जाके स्टे कर सकते हैं। तो इससे हमारे देश में यूनिटी, डाइवर्सिटी के बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस आएगी, तो ये एक होलसम प्रोग्राम है, जो कि इंडिया की डाइवर्सिटी, इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया में इकोनॉमी के लिए, सबके लिए ये अच्छा होगा। तो यूपीएससी कभी इस पे बारे में पूछ सकती है क्योंकि लगातार ये न्यूज़ में है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ डीप टेक को लेकर है। ये डीप टेक क्या होता है? डीप टेक का मतलब ये होता है जब आप ऐसा कोई स्टार्टअप करते हो या फिर ऐसा कोई ऑर्गेनाइज़ेशन या ऐसा सेटअप बनाते हो जो कि डीप टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। मतलब कोई इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जो या फिर जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करती है या फिर कोई बिज़नेस मॉडल बनाती है, तब हम उसे डीप टेक बोलेंगे। अब डीप टेक के अंदर क्या-क्या आता है? बिग डाटा, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, एडवांस्ड मटेरियल साइंस, फोटोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एआई, खासकर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है डीप टेक में। हमारे जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वो डीप टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। अपने कस्टमर को कैटर करने के लिए, अपने कस्टमर की डिमांड समझने के लिए या फिर जो डाटा को प्रोसेस करके वो ये रिक्वायर करते हैं कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट है और कैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो डीप टेक का मतलब होता है एक ऐसा अप्रोच जो कि कमर्शियली यूज़ करा जा सके साइंटिफिक इंजीनियरिंग या फिर कटिंग एज टेक्नोलॉजी को। तो जो डीप टेक के कंपोनेंट है उसमें टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है कि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी होगी, जो हाई एंड टेक्नोलॉजी होगी, उसी पर ये वर्क करेंगे। फिर इंडस्ट्री का उससे लिंक होना ज़रूरी है, जैसे कि 3D प्रोसेस से वो जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर एक प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। फिर अगला कंपोनेंट है प्रॉब्लम, मतलब डीप टेक का यूज़ ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाएगा जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। और फिर एक मेजर चैलेंज जैसे कि एनर्जी हो गया, यहाँ पर भी हम अपनी जो डीप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब डीप टेक के एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो यूपीएससी आपसे डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं कि डीप टेक क्या होता है? अगर हम इंडिया के डीप टेक की बात करें, जो हमारा इकोसिस्टम है डीप टेक का, वो लगातार उसकी ग्रोथ होती जा रही है। उसमें 53% की ग्रोथ देखी गई है, जो कि डेवलप्ड कंट्री के बराबर जितनी ग्रोथ हमने डीप टेक में यूएसए में देखी, चाइना में देखी, इज़राइल में देखी, उतनी ग्रोथ हमारे ये डीप टेक जो इकोसिस्टम जो स्टार्टअप्स है डीप टेक बेस्ड, उनमें भी वही ग्रोथ देखने को मिल रही है इंडिया में भी। जैसे कि ड्रोन डिलीवरी है, कोल्ड चेन मैनेजमेंट है, इन सब में अब डीप टेक टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। डीप टेक मतलब एआई, बायोटेक्नोलॉजी, क्रिप्टोकरेंसी, जो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो भी हम नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब वो जो इंडस्ट्री है, वो अब डीप टेक बेस्ड है। और जितने भी हमारे स्टार्टअप्स हैं, उसमें जो 12% जो स्टार्टअप्स हैं, वो डीप टेक बेस्ड हैं। बट डीप टेक जो स्टार्टअप्स हैं, उनमें अपने चैलेंजेस हैं। जैसे कि अच्छा टैलेंट नहीं मिल पाता है क्योंकि ह्यूमन पावर्स को नई टेक्नोलॉजीज़ में इतना ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं है, इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, तो वो ह्यूमन पावर, वो स्टूडेंट, वो यूनिवर्सिटी उस लेवल पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रही जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो डीप टेक टेक्नोलॉजी की जो रिक्वायरमेंट है। उसके साथ-साथ सीड कैपिटल का भी एक इश्यू है। सीड कैपिटल का इश्यू इसलिए है क्योंकि डीप टेक्नोलॉजी बेस्ड जितने स्टार्टअप्स हैं, उनमें ये श्योरिटी नहीं रहती कि वो कितना कैटर कर पाएँगे या किस हद तक वो अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाएँगे क्योंकि डीप टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट होगी वो हाई होगी, तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी हाई होगा। तो हो सकता हो कि जो मिडल क्लास हो वो परचेज़ ना कर पाए या अफ़ोर्ड ना कर पाए। अभी भी कई जगह देखेंगे तो आप मिडल क्लास कंट्री वो कैब को अवॉइड करती है। ज़्यादातर वो अभी भी ऑटो को प्रेफ़र कर रही है क्योंकि वो उनकी रेंज में आ नहीं रहा है। तो ये सिचुएशन देखने को मिलती है जब कोई स्टार्टअप आता है जो डीप टेक बेस्ड होता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो डीप टेक के हमें अगर वो प्रमोट करना है तो उन्हें दूर करना होगा। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं।
जो कि यूपीएससी ने 2022 के प्रीलिम्स में पूछा था। द वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैच्यू इन सिटिंग पोज ऑफ रामानुजा वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट हैदराबाद रिसेंटली। ये 2022 में न्यूज़ में था। तो इसका जो मेन क्वेश्चन ये है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट द टीचिंग्स ऑफ रामानुजा? फर्स्ट, द बेस्ट मीन्स ऑफ salvation was devotion. Second, Vedas are eternal, self-existent, and wholly authoritative. Third, logical arguments were meant for the highest bliss. Fourth, salvation was to be obtained through mediation. तो जैसा कि हमने रामानुजन के फिलॉसफी के बारे में देखा है, फिल्म से पढ़ा है, तो ये विशिष्ट अद्वैतवाद को फॉलो करते थे। इसका मतलब एक क्वालिफाइड मोनिज्म होता है, क्योंकि जो शंकराचार्य थे, वो अद्वैतवाद को फॉलो करते थे। उनका ऐसा मानना था कि कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रह्मा अपने आप में इनफाइनाइट है और उन्हें किसी भी प्रकार की क्वालिटी से रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते या उन्हें किसी भी प्रकार का क्वालिटी से हम एट्रिब्यूट नहीं कर सकते। बट रामानुजाचार्य को था कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। उनका ऐसा मानना था कि विशिष्ट अद्वैतवाद है, गॉड की क्वालिटीज़ हैं, गॉड काइंड है, हम उनकी भक्ति करेंगे तो हमें वो सैल्वेशन मिलेगा। इसीलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है, द बेस्ट मीन्स ऑफ सैल्वेशन वाज़ डिवोशन। मतलब अगर हम हमारे भगवान की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो उस भक्ति मार्ग से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसलिए इसका आंसर है ए। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।